आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। आप कंसिडर करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को आपने दोनों ओर से बांधा है और ये स्ट्रेच्ड है। स्ट्रेच्ड मतलब खिंची हुई है ताकि इसमें एक टेंशन लग रही है। तब आपको पता है कि जब आप इसको प्लग करेंगे तो इसमें वेव्स पैदा होंगी। मान लो लेफ्ट हैंड से वेव्स ओरिजिनेट हुई या राइट हैंड से वेव्स ओरिजिनेट हुई, कि कहीं भी आप एज्यूम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चली कोई वेव, तो उसमें वो जब लेफ्ट हैंड के ऊपर फिक्स्ड हैंड से टकराएंगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस राइट की तरफ जाएंगी। तो एक इंसिडेंट वेव हो गई, एक रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी तो एज ए रिजल्ट हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ ये स्टार्ट किया है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि लेट ए वेव ट्रेन इंसिडेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग is represented by y1, it is equal to r sin omega t plus kx। तो यहाँ प्लस kx आया, इसका मतलब जो हमारी वेव है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो इंसिडेंट वेव है वो राइट एंड से लेफ्ट एंड की तरफ मूव की, यानी कि अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हियर r is the amplitude of the wave, omega is angular velocity, k is wave vector, ये आपको पता है। so हमने पहले ही बता दिया कि wave is assumed to travel along negative direction of x axis। तो ये हमारी इंसिडेंट वेव हो गई। तो ये वेव जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तो नेचुरली इसका एम्पलीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों बदलेंगे। इसीलिए क्योंकि ये फिक्स्ड एंड से थी, फिक्स्ड एंड का मतलब डेंसर मीडियम से ये रिफ्लेक्ट हुई, तो इसलिए एम्पलीट्यूड के आगे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, -r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता है कि पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है। पाई के साथ साथ क्योंकि ये फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हुई, इसलिए x को -x ले लिया हमने। और जब फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ तो पाई का, तो आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा इट इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो तब करके हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव है y2 इज इक्वल टू माइनस साइन r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये नहीं है कि यहाँ साइन ही लेना है, आप कॉस लेके भी सारी डिटेल्स कर सकते हैं, पर साइन लेने से थोड़ा आसानी रहती है, तब करके हम यहाँ पर ये साइन ले रहे हैं, SIN साइन। तो यदि दोनों वेव्स मिलती हैं तो आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक नेट रिजल्टेंट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और हम यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू एज दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड माइनस r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। r कैन बी टेकन एज कॉमन, तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स वी गेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये वाली चीज़, और माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इट इज़ इक्वल टू 2 cos a साइन b। तो इसीलिए यहाँ पर ये फार्मूला लगा के हमारे पास y की वैल्यू आ गई r इंटू 2 cos ओमेगा टी साइन के एक्स
या मैं इसको इक्वेशन 3 के रूप में लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2r cos ओमेगा टी साइन के एक्स, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो चीजें आ गई यहां पे, एक cos ओमेगा टी वाला फैक्टर और एक साइन के एक्स वाला फैक्टर। मैं यहां साइन के एक्स वाला जो फैक्टर है ये मैं आगे इसके साथ लिख लेता हूं। ये देखिए, आप याद करो कि जो cos ओमेगा टी y इक्वल टू आर cos ओमेगा टी या y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी ऐसे होता था, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन 3, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ साथ इसके आगे ये जो फैक्टर है ये हमें बताता है कि डिस्टेंस के साथ भी वेरिएशन आ रही है। मतलब अलग अलग जगह के ऊपर जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। एक्चुअल में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ये होता है, ये जो मैंने डार्कन किया, दैट इज 2r साइन के एक्स। ये वाला फैक्टर 2r साइन के एक्स, ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन द वेव ऑन द स्ट्रिंग। तो यही मैंने यहां लिखा कि क्लियरली फ्रॉम दिस इक्वेशन 3, अपार्ट फ्रॉम वेरिएशन विद टाइम, y वेरीज विद x एज वेल। अब हमने तो पहले ही कहा कि हमारी स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट 2 ends। मान लो कि एक एंड जो हमारा है वो x इज इक्वल टू 0 एंड है और दूसरा एंड जो है वो x इज इक्वल टू l है। मतलब x इज इक्वल टू 0 भी फिक्स्ड है, x इज इक्वल टू l भी फिक्स्ड है। यदि x इक्वल टू 0 फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला यहाँ इक्वेशन से आप देखेंगे साइन के एक्स का मतलब k इंटू 0 पुट करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। तो ये ओके है कि भाई जो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एंड थोड़ा वाइब्रेट करता है। इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे तो ओके है, x इज इक्वल टू 0 साइन के एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ के एक्स मतलब k गुणा 0 इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए इक्वेशन 3 से y 0 हुआ। पर जब आप कहते हैं x इज इक्वल टू l, दूसरा एंड l लेंथ है जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी, तो l लेंथ के ऊपर भी तो फिक्स्ड ही होना चाहिए। और फिक्स्ड होना चाहिए तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है यानी साइन के एक्स, l के ऊपर भी ये 0 आनी चाहिए। तो इसीलिए हमने लिखा देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू l साइन के एल मस्ट बी इक्वल टू 0। अब साइन के एल 0 होता है किन कंडीशंस में? आपको पता है साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0 एंड सो ऑन। इन जनरल वी कैन से कि साइन n पाई इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब साइन के एल मस्ट बी इक्वल टू साइन n पाई। तो यहाँ से के एल किसके बराबर आएगा? फिर के एल विल कम आउट टू बी इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एटसेट्रा एंड सो ऑन। यू कैन से ऐसे सो ऑन। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 पाई l ओवर लैम्डा इट इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि आप याद करो हमने कहा था k इज ए वेव नंबर एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पाई कैंसिल हो गया दोनों और लैम्डा इज इक्वल टू 2l ओवर n। अब ये इक्वेशन 4 बन गई। ये है हमारी कंडीशन। इसका मतलब कि वो सारी की सारी वेव्स स्ट्रिंग में चल सकती हैं जिनके लिए जो वेवलेंथ होगी वो ये कंडीशन ओबे करती होगी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2l ओवर n, वेयर n इज ए नंबर एंड l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो n कैन हैव ऑल वैल्यूज 1 2 3 4 सो ऑन। तो जब n को 1 कहेंगे तो हम कहेंगे भाई इसका एक मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, क्योंकि उसमें लैम्डा की कुछ खास वैल्यू आएगी। जब
n कहेंगे 2 है तो आप कहेंगे कि लैम्डा की कुछ दूसरी वैल्यू आ गई, तो उसको हम कह देंगे सेकंड मोड है। ऐसे ही n इक्वल टू 3 कहेंगे तो लैम्डा की कोई और वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब वो वाली वेव भी, उस वेवलेंथ वाली वेव भी उसमें ट्रैवल कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है। तो ये सारे के सारे एंड सो ऑन, मतलब 1 2 3 4 एटसेट्रा, दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस एंड दीज आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। ये हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर हम जनरलाइज करेंगे। तो मेरा ख्याल है आपने ये फर्स्ट अपने +1 में भी किया हुआ है, ये रेपिटिशन है, यदि आपने वहाँ किया है तो यू कैन ईजिली रिकवर दैट एज वेल। तो हमारे पास ये कंडीशन, इसी कंडीशन से हम लेके आगे चलेंगे। तो पहला हमारा आएगा फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब मैं कहूँगा कि जब n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें मान लो कि लैम्डा इज इक्वल टू है लैम्डा 1, यानी पहली वाली वेव, पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट नॉर्मल। तो आप n को 1 पुट करो इसमें, इक्वेशन 4 में। मैं बार बार ये इक्वेशन आपको याद कराता रहूँगा, अपने दिमाग में रख लेना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n। तो इक्वेशन 4 से हमारे पास आ गया लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l/1, यानी कि 2l। 2l का मतलब क्या है कि l किसके बराबर हुई? यदि मैं यहां से मैं ऐसे भी बताना चाहूं कि दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू, आप कहेंगे इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कहने का कि पूरी की पूरी लेंथ में आधी वेवलेंथ समा जाएगी, ये मतलब हुआ इसका। तो इसीलिए हमने ये बनाया है यहाँ पर कि यहाँ ये एक एंड, ये दूसरा एंड वायर का, जो हमारी स्ट्रिंग थी, ये पूरी l लेंथ दिखा दी हमने ये फर्स्ट मोड में। तो इसमें स्ट्रिंग एक ही मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसे ऊपर नीचे करेगी, तो इसमें एक नोड बनेगा, एक दूसरा नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा और बीच में एक एंटी नोड बनेगा। तो एक ही एंटी नोड और 2 नोड्स के बीच में ये वाइब्रेशन होगी। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इस केस में यदि आप देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी, तो आप याद करो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू1 इट इज इक्वल टू v, ये v है जो मैंने डार्कन किया, v/λ1। यदि आपको गलती लगे तो v को कैपिटल लिख लो आप, बेशक कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को ये कैपिटल v लिख लो, ये लो ये कैपिटल v, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये कैपिटल v है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ओवर v/λ, लैम्डा की जगह λ1 आ जाएगा इस केस में। पर वेलोसिटी आप याद करो √T/ρ लिया हुआ था, तो हम यहाँ पर कंट्रोल ये T/ρ ले लेते हैं, क्योंकि हम m की बजाय रो लेते थे स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर मैंने ये रो ले लिया। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v/λ1 एंड इट इज इक्वल टू 1/λ1 इंटू √T/ρ। तो ये इतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी। पर आप याद करो इस केस में λ1 तो 2l है, तो मैं इसको 2l भी यहाँ लिख सकता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ पर ये 2l लिख दिया, इसको 2l। तो ये न्यू1 इट इज इक्वल टू 1/2l इंटू √T/ρ। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो है इक्वेशन 5 से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये। और जो इसकी साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, द साउंड सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक या फिर टोन। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ 2 नोड बने, एक N1 एक N2 और एक एंटी नोड बना। अब बात आती है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप यदि देखें तो n विल बी इक्वल टू 2, और मान लो उस केस में जो वेवलेंथ है, मतलब जो वेव इसमें ट्रेवल कर सकती है उसकी वेवलेंथ λ2 है। तो आप इक्वेशन 4 द्वारा से देख लो,
ये इक्वेशन 4 थी, लैम्डा इज इक्वल टू एल ओवर एन। अब एन को यहाँ 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये सेकेंड मोड में हमने यहाँ पाया लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l ओवर एन, यानी कि 2 दिस इज इक्वल टू एल। इसका मतलब l इज इक्वल टू लैम्डा 2, मतलब पूरी की पूरी लेंथ में एक पूरी वेव समाएगी। तो तभी करके ये देखिए यहाँ से ये वेव एक गई, ये पूरी वेव यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग में यहाँ तक आई, और जब ये रिफ्लेक्ट होके गई ये यहाँ से ऐसे, या उल्टा कह लो कि इधर से आई, ये इधर से, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट को मान रहे हैं, तो यहाँ n2 से n1 तक आई और फिर ये n1 से n2 तक गई। तो हमारे पास 3 नोड्स बने इस केस में, n1, n2, n3, और 2 बीच में एंटी नोड्स बने। यानी कि जो वाइब्रेशंस हैं 2 सेगमेंट, 2 हिस्सों में हमारी जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करेगी। दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो यही हमने लिखा, दस इन दिस केस द string vibrates in 2 segments, or there are 3 nodes and 2 antinodes as shown in the figure। और जो फ्रीक्वेंसी आप इस मोड की देखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, न्यू 2 इज इक्वल टू वी, हम वी कैपिटल ले रहे थे, यहाँ वी कैपिटल लिख लेते हैं, दिस इज वी ओवर लैम्डा 2, क्योंकि वी न्यू लैम्डा इज इक्वल टू वी, तो इसीलिए न्यू 2 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा 2। इट इज 1 ओवर लैम्डा 2 इंटू अंडर रूट टी ओवर रो, where rho is mass per unit length, पता ही है आपको, T is tension in the string, और क्योंकि लैम्डा 2 L के बराबर है तो इसीलिए 1 ओवर L अंडर रूट टी ओवर रो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से गुणा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ये आया 2 इंटू 1 ओवर 2L इंटू अंडर रूट टी ओवर रो। तो पर आप याद करो ये जो फैक्टर था, ये 1 ओवर 2L अंडर रूट टी ओवर रो, ये भी हम करके हटे हैं, ये न्यू 1 के बराबर था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए आप कह सकते हैं न्यू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू न्यू 1। तो दस द फ्रीक्वेंसी न्यू 2 इज कॉल्ड, दिस इज सेकेंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट इज 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम, जो साउंड पैदा होती है उसको हम सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं, या फिर फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं इसको। इसी ढंग से यदि हम आगे बढ़ें थर्ड केस में, दैट इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब यदि मैं कहूं कि n मेरे पास 3 है, तो उस केस में एक नई वेव प्रोपेगेट हो सकती है, दैट इज वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 3। तो इसीलिए मैं कहता हूं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 3। पर आप याद करो कि लैम्डा इज इक्वल टू 2L ओवर n था इक्वेशन 4 से, तो n को 3 पुट करेंगे तो लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू 2L ओवर 3, या फिर L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 ओवर 2। इसका मतलब 1/2, 3 ओवर 2 का मतलब 1.5, मतलब एक वेव और साथ में आधी वेव, 1.5 वेव हो गई ना, 1.5 वेवलेंथ, 1.5 वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 3 है वो प्रोपेगेट कर सकती है, वो एक एंड से दूसरे एंड की ओर जाएगी और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो और आपस में जब सुपरपोजिशन होगी तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। सो यही हमने कहा कि दस इन दिस केस स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 सेगमेंट्स। पिछले केस में 2 सेगमेंट्स में थी, यहाँ 3 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करेगी। यहाँ गलती से 2 लिखा था, हमने ठीक कर दिया इसको। सो देर आर 3 नोड्स, ये देखिए एक नोड, ये 2 नोड, यहाँ 3 नोड, 4 नोड्स, यहाँ पर ये 4 नोड्स है भाई, ये 4 कर लेना है, एंड 3 एंटी नोड्स, ये 1 एंटी नोड, ये 2 एंटी नोड और ये 3 एंटी नोड। तो इस केस में 3 सेगमेंट्स में हमारी स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, जिसमें के 4 नोड्स बनते हैं और 3 एंटी नोड्स बनते हैं, और जो पूरी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें ये 1.5 वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 3 है वो समाती है। तो इसीलिए यदि हम यहाँ पर भी बात करें कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे, यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे इट इज़ अगेन v ओवर लैम्डा 3। मैंने v कैपिटल कर दिया क्योंकि मैं इसको v कैपिटल ले रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए।
तो न्यू 3 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा 3 एंड दिस इज 1 ओवर लैम्डा 3 इंटू वी की वैल्यू अंडर रूट टी ओवर रो, हमने पीछे पढ़ा है। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 3 फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ये देखिए जो आपने ऊपर की है 12 ओवर 3 की है हमने, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 ओवर 12 अंडर रूट ऑफ टी ओवर रो, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 ओवर 12 अंडर रूट ऑफ टी ओवर रो। अब आप ये देखें फिर से, ये दोबारा आ गई, ये तो फिर न्यू वन ही थी, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, जो जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो देयरफॉर इन दिस केस जो न्यू 3 होगा वो होगा 3 टाइम्स न्यू 1, ये देखिए। तो यही हमने कहा कि द फ्रीक्वेंसी न्यू 3, it is called the frequency of third mode of vibration and is 3 times that of new 1। इस केस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, कि हमारी थर्ड हार्मोनिक है, ये जो वेव वाइब्रेशनल मोड है ये थर्ड हार्मोनिक है या फिर सेकंड ओवरटोन है। तो ऐसे ही आप फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, अब नेचुरली यदि nth हार्मोनिक होगा तो n-1th ओवरटोन होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन जनरल द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक और n-1th, ये माइनस कुछ बड़ा बन गया तो हमने छोटा कर दिया, n-1th ओवरटोन इज गिवन बाय न्यू n, इट इज इक्वल टू n टाइम्स न्यू 1, दैट इज इट इज n टाइम द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास इस ढंग से डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी वेव्स उसमें प्रोपेगेट कर सकते हैं।